दोस्तों, देश दुनिया में भारत में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमको आश्चर्यचकित कर देते हैं। उन्हीं में से एक रहस्य है केरल का कोडिन्नी गांव, जिसको ट्विन टाउन के रूप में जाना जाता है। आखिर कैसे करके यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज़ में जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कोडिन्नी गांव का जो रहस्यमय दोहरा जन्म चमत्कार है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में कहीं आपका डोपलगैंगर मतलब हमशक्ल भी हो सकता है? लेकिन केरल के कोडिन्नी गांव में ये कल्पना हकीकत बन चुकी है। यहाँ पर 2000 परिवारों में 220 से अधिक जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, जो कि वैश्विक औसत से 6 गुना ज़्यादा है। पूरी दुनिया का जितना भी रेट चल रहा है डबल बच्चे पैदा करने का, उससे 6 गुना ज़्यादा रेट है यहाँ पर ट्विंस का। कोडिन्नी विलेज, जिसको बोलते हैं जुड़वा बच्चों का गांव। 2008 में इस गांव में 300 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 15 जोड़े जुड़वा थे। पिछले 5 साल में जब हम देखते हैं तो 60 जोड़े जुड़वा पैदा हुए हैं और ये संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। डॉक्टर कृष्णन श्री बिजू, जो कि एक स्थानीय चिकित्सक हैं, उनका कहना है कि गांव में 300 से 350 जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे भी कहीं ज़्यादा है। बात करते हैं कि इसका रहस्य आखिर क्या है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली बन चुका है। इसके संभावित कारण हो सकते हैं यहाँ पर फूड एंड वाटर। डॉक्टर श्री बिजू का मानना है कि गांव के भोजन या पानी में कोई विशेष तत्व है जो जुड़वा बच्चों को जन्म दे रहा है। हालांकि अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया। सेकंड नंबर की बात यह है, नॉट जेनेटिक्स बट लोकल फैक्टर। ये चीज़ जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि भारत और एशिया में जुड़वा बच्चों का जन्म दर बहुत कम है। पश्चिमी देशों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से जुड़वा बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन कोडिन्नी में तो ये चीज़ नेचुरली हो रही है। इसके अलावा महिलाओं की जो लंबाई है, साथ ही साथ महिलाओं की जो उम्र है, आमतौर पर 5 फीट 3 इंच से छोटी महिलाओं में जुड़वा बच्चे होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। कोडिन्नी की महिलाओं की जो औसत ऊंचाई है वो 5 फीट है और वे 18 से 20 साल की उम्र में मां बन जाती। ये भी एक रीजन हो सकता है। वहीं यदि हम बात करें गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो गांव वालों ने ट्विंस एंड किन एसोसिएशन बनाया है, जो जुड़वा बच्चों और उनके परिवारों को सहायता और शिक्षा प्रदान करता है। अनु भास्करन, जिनकी उम्र 16 साल है, जो खुद एक जुड़वा हैं, का कहना है, हमारे स्कूल में 30 से 40 जुड़वा बच्चे थे। शिक्षक अक्सर हमें गलत पहचान लेते थे। 5 साल की साहला और सहाना जैसे बच्चे क्लास बदलकर लोगों को भ्रमित करने का मजा लेते हैं। तो क्या ये चमत्कार विज्ञान की मदद से हम समझ सकते हैं? तो डॉक्टर श्री बीजू का कहना है कि अगर इसका कारण पता चल जाए तो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे लोगों की मदद हम कर सकते हैं। फिलहाल तो रहस्य ये है कि कोडिन्नी गांव दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च हॉटस्पॉट बन गया है। तो इसके आगे हम सीधे चलते हैं दोस्तों एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि बात करता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। हाल फिलहाल में देखा जाए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। इसको घोषित करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ पर जो महिला किसान उद्यमी हैं, उनको थोड़ा सा हम सम्मान दें, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दें, ताकि वो घर के कामों तक ही सीमित ना रह जाएं। आगे चल कर के पुरुषों के साथ बराबरी से वो कृषि के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाएं, जिसे 100 से अधिक देशों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। इस रिजोल्यूशन का उद्देश्य था कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना, कि खेती बाड़ी में भी इनकी भूमिका है। ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि खेती बाड़ी पुरुष प्रधान है,
ठीक है, ऐसा लगता है कि खेतीबाड़ी के ज़्यादातर जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, कब कटाई चालू करना है, कब खाद डालना है, कब क्या चीज़ करना है, ये सारी चीज़ों में पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी विशेष भूमिका रहती है। साथ ही साथ ये जो चुनौतियों को फेस करती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स, साथ ही साथ मार्केट एक्सेस, पार्टिकुलरली यदि हम बात करते हैं जिनके घर में खाली वुमेन्स अकेली ही है, घर में या तो पति नहीं है या बाहर कमाने जाता है, ऐसी कंडीशन में वो कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड अधिकार, साथ ही साथ मार्केट एक्सेस के बारे में विशेष चुनौतियां का वो सामना करती हैं। बात करेंगे कि भारत में महिला किसानों की क्या स्थिति है और कौन कौन सी चुनौतियां हैं एंड कैसे करके उनका सॉल्यूशन लेकर के हम आ सकते हैं। सबसे पहली बात आती है ऑनरशिप, कंट्रोल एंड एक्सेस की। अब हम बात करते हैं ग्लोबल फूड सप्लाई चेन। यहाँ पर 50% महिलाओं के योगदान से संभव हो पा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में जो खाद्य की आपूर्ति हो पा रही है, अनाजों की आपूर्ति हो पा रही है एक देश से दूसरे देश, उसमें 50% योगदान महिलाओं का रहता है। साउथ एशिया में महिलाएं 39% श्रम प्रदान करती हैं। मतलब लगभग 40% जो मेहनत का काम है वो महिलाएं करती हैं। ठीक है, घर में खाना बना करके, बच्चों की देखभाल करके, खाना टिफ़िन लेकर के खेत जाना, फिर खेत में भी कुछ कुछ जो काम है महिलाओं के द्वारा बराबरी से किया जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो केवल 8.3% महिलाएं ही भूमि की मालिक हैं। मतलब काम तो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन भूमि का मालिकाना हक इनके पास में नहीं है। इसी को बोलते हैं ऑनरशिप। ये डेटा हमको प्राप्त हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से। इसके अलावा जो महिला किसान रहते हैं, इनको लोन और टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ये इसकी पहुंच बहुत ही लिमिटेड है, जिससे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट और जो मॉडर्न टेक्निक है वो महिलाएं नहीं अपना पाती हैं और फिर पुरुषों की तुलना में पिछड़ जाती हैं। यदि कोई पुरुष किसान है तो उसके खेत की फसल और एक महिला किसान है जो खेती बाड़ी कर रही खुद से अपने, उसकी फसल में काफ़ी अंतर आ जाता है। सरकारी की तरफ से बहुत सारी इनिशिएटिव्स लाई गई हैं, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 3 स्कीम्स का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। पहले नंबर की जो स्कीम है जिसको बोलते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये महिलाओं को स्किल प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ रिसोर्सेज तक पहुँच बढ़ाती है। सेकंड नंबर की जो योजना है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, कृषि में कैसे करके हम यंत्रों का, मशीनों का उपयोग कर सकें। इसके लिए 50 से लेकर के 80% सब्सिडी पर कृषि के जो यंत्र हैं, औजार हैं, वो अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे कि 100 रुपये में आपको 50 रुपये की सब्सिडी दी गई है। 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 50 रुपये सरकार खर्च करेगी और 50 रुपये महिला किसान खर्च करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं, तो 30% बजट महिला किसानों के लिए सेव करके रख गया है। इसके बाद बात आती है क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलेंस को लेकर के। क्लाइमेट रिस्क से सबसे ज़्यादा महिला किसान प्रभावित होती हैं, क्योंकि उन पर घरेलू और खेती दोनों की जिम्मेदारी रहती हैं, इसलिए वो खेती को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाती हैं। ENACT प्रोजेक्ट असम में WFP और नॉर्वे सरकार द्वारा इसको सपोर्ट दिया गया है। इसके अंतर्गत 300 प्लस महिला किसानों को मोबाइल बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज दी जा रही है कि कब पानी देना है, कब खेत की जुताई होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होनी चाहिए, कितनी नमी होना चाहिए, यदि कीट लग गया है तो इसके लिए कौन सी दवा छिड़कना है। इस प्रकार की 300 प्लस महिला किसानों को मोबाइल पर आधारित जानकारी दे दी जाती है। क्लाइमेट एडाप्टेशन इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से वीडियो कॉल करके, ठीक है,
स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, कृषि वैज्ञानिक रहते हैं, वो महिला किसानों को जानकारी देते हैं। साथ ही साथ फ्लड रेजिस्टेंस राइस की वैरायटीज़, इसके अलावा स्थानीय पोषक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं ENACT प्रोजेक्ट। ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा होता है, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा होता है, महिला किसानों की विशेष ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास में छोटे छोटे डेटा अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा जो वुमेन लीडर हैं, इसके एग्री वैल्यू चेन्स, इसमें स्व सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस दो चीज़ हैं। यहाँ तक कैसे करके हम हमारी पहुँच को बढ़ावा दे सकते हैं। 2026 का ऐतिहासिक अवसर है कि महिला किसानों को फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड क्लाइमेट रिजिलेंस में उनकी भूमिका के लिए हम मान्यता प्रोवाइड करें। निष्कर्ष में हम ये बोल सकते हैं कि 2026, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, भारत और पूरी दुनिया में महिला फार्मर्स को, वुमेन फार्मर्स की स्थिति को सुधारने का एक काफ़ी अच्छा मौका है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए एंड लैंड राइट जैसे क्षेत्रों में काम करके हम एक सशक्त और समावेशी कृषि फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली 2027 में होने वाली सेंसस से रिलेटेड है। 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 के चलते चलते सरकार की तरफ से इस जनगणना को टाल दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में, मतलब 2027 में जनगणना होगी, और ये अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि 2027 की जनगणना में हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब ये ऑनलाइन होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अभी तक SC और ST कैटेगरी के लोगों के बारे में ही कुछ डेटा यहाँ पर मिल पाता था, लेकिन अब आगे चल कर के OBC वर्ग की भी जानकारी हमको प्राप्त होगी, और हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के भी बहुत सारे डेटा हमको प्राप्त हो जनसंख्या से जुड़े हुए। जनसंख्या के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इससे पता चलता है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन से वर्ग लाभान्वित हुए हैं, किस वर्ग में और भी ज़्यादा स्कीम लाने की ज़रूरत है। इस हिसाब से सरकार अपनी पॉलिसीज़ का निर्माण कर सकती है। तो ये वाला जो एडिटोरियल है, ये लेख 2027 में होने वाली जनगणना और इसके भारत पर पड़ने वाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की गहन व्याख्या करता है। जनगणना सिर्फ एक टेक्निकल प्रक्रिया नहीं रहती है, बल्कि ये पॉपुलेशन की एक राजनीतिक समुदाय में बदलने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ठीक है, बात करते हैं कि ये आखिर जनगणना होती क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। जनगणना में देश की कुल आबादी कितनी है, गांव में कितने लोग रह रहे हैं, शहर में कितने लोग रह रहे हैं, SC वाले लोग कितने हैं, ST वाले कितने हैं, उनका स्तर कैसा है, ठीक है, उनका सामाजिक स्तर क्या है, ये सारी चीज़ों का पता हम लगा सकते हैं जनगणना के माध्यम से। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से लगे हुए हैं, घर है कि नहीं है, कमाई करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमको जन्म दर और मृत्यु दर का भी पता लग जाता है। ये देश के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स को भी अपडेट कर देती है। मतलब जनगणना से हमें केवल डेटा अकेला नहीं मिलता है, बल्कि वास्तविकता को परिभाषित करके नई सामाजिक राजनीतिक रियलिटीज़ भी बनती हैं। इस चीज़ को, इस लाइन को आगे चल करके हम क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी भाषी प्रवासन, जैसे चेन्नई, मुंबई में हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इधर उधर के लोग वहां जाकर के कमाई करने के लिए गए हैं, ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों से गए हैं। केरल में प्रवासन बढ़ रहा है, मतलब बाहर से आने वाले और यहाँ से जाने वाले लोगों की संख्या दोनों हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो 2027 की जनगणना है, इसका एक विशेष महत्व है। सबसे पहले तो संसदीय प्रतिनिधित्व में बदलाव आ जाएगा।
जैसे हम बात करते हैं किसी एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, पहले 100 लोग रहते थे, अब वहाँ यदि 150 लोग हो गए हैं तो वहाँ पहले एक ही व्यक्ति नेता बनता था, तो अब वहाँ पर 2 नेता खड़े कर देंगे हम। आर्टिकल 81 के अनुसार 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का डिलिमिटेशन होगा। इसके अलावा 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी, इसलिए 2027 की जनगणना अब 2031 के बजाय पहले ही हम कर देंगे। फिर 2029 के आम चुनाव नए डिलिमिटेशन के आधार पर हो सकते हैं, इसलिए भी ये खास है। और डिलिमिटेशन जब होगा तो जो साउथ के राज्य हैं वहाँ पर जनसंख्या कम रही है, वो लोग कम किए हैं जनसंख्या, तो हो सकता है उनको सीटें कम मिले। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ सीटें ज़्यादा मिलेंगी। साथ ही साथ जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक शक्ति में भी बदलाव हमको देखने को मिलेगा। कुछ राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, जबकि साउथ में और जो पश्चिमी राज्य हैं यहाँ पर आर्थिक विकास अच्छा रहा है लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ी है। यदि सिर्फ जनसंख्या को बेस बनाएंगे ना तो कम आर्थिक विकास वाले पर अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इसके अलावा जो ज़्यादा डेवलपमेंट किए हैं इसकी तुलना में कम जनसंख्या वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व कम होगा। इससे राजनीतिक शक्ति का जो संतुलन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है, यूपी, बिहार, इनको सीट ज़्यादा मिलेगी। कम जनसंख्या वाले राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और केरल को कम सीटें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि जो कास्ट सेंसस है एंड रिजर्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 2027 की सेंसस में सभी जातियों की गिनती होगी। अभी तक केवल एससी और एसटी की गिनती होती थी। 1931 के बाद पहली बार हिस्टोरिकल रूप से जाति के आंकड़े सामने आएंगे। इससे आरक्षण की जो 50% की सीमा है वो हटाने की मांग तेज हो जाएगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कितने भी आप रिजर्वेशन दे दो, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। 60% नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 49 चल जाएगा, 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लगेगा नहीं, ओबीसी वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है भारत में, तो हमें ओबीसी के हिसाब से उनकी डिमांड को पूरी करना चाहिए ताकि हमको वोट मिल सके और हम फिर से जीत सकें चुनाव में। इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन भी इसमें देखने को मिलेगा एंड चुनाव एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि पहले से ही इस चीज़ की चर्चा हो रही थी। अगले डिलिमिटेशन में पार्लियामेंट और जो विधानसभा है यहाँ पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में काम कर रही है। और जाहिर सी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें फ़ायदा सीधे सीधे मिलने वाला है। जो सरकार सत्ता में है उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वन नेशन वन इलेक्शन से। अब पाँचवें नंबर के पॉइंट में हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन एंड राज्यों को टैक्स का बंटवारा। 16वें नंबर का वित्त आयोग जो कि 2026 से लागू होगा, इसकी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक आने वाली हैं। ये कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स को बांटने का नया फार्मूला तय करेगा। कुछ राज्य जैसे कि साउथ वाले राज्य मानते हैं कि उनको कम फंड मिलेगा जबकि उनका आर्थिक योगदान अच्छा है। इसके अलावा राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्लानिंग करना चालू कर देंगी। जैसे भाजपा की बात करें, जनसंख्या बेस्ड डिलिमिटेशन से उत्तर भारत में उसकी ताकत बढ़ जाएगी। जाति और लिंग आधारित पॉलिसीज से नए मतदाता वर्ग बनाए जा सकते हैं। वहीं अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, जाति जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश करेगी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। निष्कर्ष में हम ये बोल सकते हैं कि ये जनगणना भारत का समाज, भारत की पॉलिटिक्स और भारत की इकोनॉमी एक नया आकार देने वाली है। साथ ही साथ जाति, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर नए नए राजनीतिक दृश्य सामने आएंगे। इसके अलावा राज्यों के बीच में सीटों का जो आवंटन है, टैक्स का जो बंटवारा है, देश के फ्यूचर को प्रभावित करेगा।
इसलिए तो कहते हैं ना कि 2027 की जनगणना सेंसस सिर्फ डेटा का कलेक्शन बस नहीं है, बल्कि भारत के लोग मतलब राजनीतिक समुदाय की नई परिभाषा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो कि आगे आने वाला है। नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये अभी ये हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही न्यूज़ है। राजा रघुवंशी की जो डेथ हुई है उससे रिलेटेड है। राजा रघुवंशी के मर्डर का ये केस है। ये खबर मध्य प्रदेश के इंदौर के न्यूली मैरिड राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से रिलेटेड है, जो कि मेघालय में अपने हनीमून के दौरान गायब हो गए थे। बाद में राजा रघुवंशी का शव एक गहरे गॉर्ज में मिला, खाई में मिला, 200 फीट गहरी खाई में मिला, और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी उनके पति की हत्या की मुख्य आरोपी के रूप में अभी सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से राजा रघुवंशी गायब हो जाता है, उसकी पत्नी गायब हो जाती है। तो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई को मेघालय के सोहरा चेरापूंजी के पास एक गांव है जहां से ये गायब हुए थे। वे 21 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। उनकी किराए पर ली गई स्कूटर 24 मई को एक सड़क के किनारे कैफे में लावारिस पड़ी मिली। फिर धीरे धीरे करके पता चला राजा का जो शव है 2 जून को 200 फीट गहरी खाई से बरामद किया गया था। इसके बाद सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण किया। सोनम रघुवंशी ने सोमवार सुबह यूपी के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मेघालय की पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या के पीछे सोनम ही है, और यहाँ पर सोनम का बॉयफ्रेंड, इसके अलावा 3 और लोग, इन लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या करी है। गाजीपुर के एसपी इराज राजा ने बताया है कि सोनम को मध्य प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर एक ढाबे के पास हिरासत में लिया गया था। उन्हें मेघालय पुलिस के आने तक 1 स्टॉप सेंटर में फिर रखा जाता है। इसके बाद यदि देखा जाए दोस्तों, हत्या की साजिश का तरीका कैसा रहा था, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी की हत्या की योजना 16 मई को बनाई गई, जो सोनम से उनकी शादी के 5 दिन की बात है। इंदौर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह का कहना है कि हत्या के आरोपी सोनम के द्वारा साझा की गई जीपीएस लोकेशन के आधार पर मेघालय में युगल का पीछा कर रहे थे। मतलब बात यह है कि कोई ना कोई ऐसा है जिसने हत्या की है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम का कहना है कि हत्या 23 मई को हुई है, जिसके बाद आरोपी मेघालय छोड़ करके चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि राजा रघुवंशी के सिर पर 2 कट के निशान थे, मतलब चोट, पहले उसको मारा गया है, इसके बाद उसको गिरा दिया गया है खाई में। हत्या का जो हथियार है एक मैचेट है, एक प्रकार से ये थोड़ा कर्व वाली चाकू टाइप की रहती है, यहाँ पर कुल्हाड़ी बोला जा रहा है, जो स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी से लेकिन ये अलग थी। इसी से पता चलता है कि जो हत्यारा है वो यहाँ का नहीं हो सकता, बाहर का हो सकता है। इसके अलावा अन्य लोगों की भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की जांच और भूमिका की यदि हम बात करें तो मेघालय पुलिस ने शुरुआत में हत्या के बारे में कुछ नहीं बताया था। शव और कुछ सामान बरामद होने के बाद एक विशेष जांच दल तैयार किया गया। एसपी का कहना है, सीएम का, कि सोनम और उसके 3 जो साथी हैं इतने दिनों से छिपे रहे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन हमने चालू किया वो अचानक सामने आ गई। उन्होंने सोनम की हत्या की योजना में शामिल होने से इनकार नहीं किया है और बोल रहा है कि मेन जो आदमी है वो सोनम ही है। इसके बाद राजनीतिक उबाल आ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग बड़े आदमी थे, बिजनेसमैन थे। अब एक रीज़न ये हो सकता है कि सोनम शादी से खुश नहीं रही होगी, वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी लेकिन शादी नहीं किए घर वालों ने। अब दिक्कत वाली बात ये है, यदि सोनम ये कहती है कि
कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे, जेवर वगैरह लूट लिए, मेरे पति ने उनका सामना किया तो उन्होंने पति को मार दिया, ऐसा उसका कहना था। वास्तव में यदि ऐसा होता तो तुमको तुरंत पुलिस की खबर करना था ना। तुम इतने दिन के बाद, गायब होने के बाद आज बता रही हो कि ऐसा ऐसा लूटपाट हुआ है और मेरे पति की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़ा होता है। राजस्थान जैसे राज्य भारत में सूखा के लिए जाने जाते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो, हमको ऐसा लगता है कि यहाँ की जो ज़मीन है सूखी होगी, यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत कम हो पाती होगी। लेकिन सूखा ही यहाँ पर इनोवेशन लाने का एक मौका देता है। जिस प्रकार की मेथड्स यहाँ पर अपनाई जा रही, शायद किसी और राज्य में हमको देखने को ना मिले, पार्टिकुलरली जल संरक्षण के मामले में। राजस्थान के सूखा क्षेत्रों में, खास करके जयपुर के कूकस विलेज की बात करें तो यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण जल संरक्षण मॉडल, रूरल वाटर कंजर्वेशन मॉडल चालू किया गया है। ये पहल आगामी मानसून से किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बात करते हैं इस मुख्य पहल की, तो इस स्कीम के अंतर्गत कूकस विलेज में 50 वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए और क्लाइमेट रेजिलेंट फार्म पॉन्ड्स बनाए गए। इन फार्म पॉन्ड्स की कैपेसिटी 10 करोड़ लीटर, मतलब बारिश का पानी जब आएगा तो रन ऑफ को ये संरक्षित करेगा, इतना वो सेव करके रख सकता है। इसका मतलब ये है कि बारिश का जो पानी ऐसे ही बह जाता था उसे अब इकट्ठा करके खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आगे जब हम जाते हैं, दौसा की बात करते हैं, तो दौसा में इसका प्रैक्टिकल किया गया था। बोला जाता है कि दौसा जैसी जगह में जब ये सफल हो गया, जयपुर जिले के आमेर ब्लॉक में स्थित कूकस गांव राज्य में बारिश के पानी के हार्वेस्टिंग के लिए चुना गया दूसरा स्थान है। इसके पहले दौसा जिले के रेनफीड इलाकों में फार्म पॉन्ड्स की योजना स्थापित करी गई थी, जहां लगभग 250 तालाब बनाए गए थे। तो 250 तालाब जब सक्सेस हो गए, दौसा में इन तालाबों की मदद से किसानों को अब 12 मासी फसलें मिल रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो गई है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में खाली एक ही बारिश की फसल ली जाती है। अब यहाँ पर भी 12 मासी फसलों को उगाना संभव हो पाया है, पेरिनियल क्रॉप्स जिसको बोला जाता है। अब बात करते हैं जयपुर के जल संकट और उसका समाधान। जयपुर में लगभग 99% कृषि योग्य भूमि सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल जिले में बारिश से जितना भी पानी रिचार्ज हो रहा है, नीचे भर रहा है, उससे 2 गुना ज़्यादा पानी हम निकाल लेते हैं। लेकिन कूकस की जो ये स्कीम है, किसानों की सस्टेनेबिलिटी और लाइवलीहुड पर बेस्ड है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी की अवेलेबिलिटी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। फार्म पॉन्ड्स का निर्माण और लाभ। इस पहल में प्रत्येक किसान की 5% भूमि पर 10 फुट गहरे गड्ढे प्लास्टिक लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप पहले चित्र में देखेंगे ना, प्लास्टिक की लाइन लगी हुई है। तालाबों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें फेंसिंग से मजबूत कर देते हैं। ये तालाब बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए डिजाइन करे गए हैं, जिससे रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए साल भर सिंचाई का पानी अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ लाइव स्टॉक रेयरिंग, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर भी इससे पॉसिबल है। पहल के पीछे की व्यक्ति की बात करें तो ये काम संभव हो पाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के पूर्व छात्र विप्रा गोयल के द्वारा। जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं वो इस पहल के पीछे हैं। उन्होंने बताया है कि 50 तालाबों का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ है और 25 और भी खोदे जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण परिवारों को परमानेंट पानी की सप्लाई मिल सके। और इससे लगभग 50,000 जो ग्रामीण हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सारे जो किसान लोग हैं अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, जैसे कि एक कोने में मूंगफली लगा ले रहे हैं, चावला, लोबिया जैसी फसलें बोने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे इलाके में भूजल निकालने के लिए 500 फीट तक खुदाई करना पड़ता है। मैं पहले बाजरा उगाता था क्योंकि इसमें कम पानी लगता था, लेकिन अब हर किस्म की फसल मैं यहाँ पर उगा सकता हूँ।